तो बिल्कुल सुनते जाना है, इसको सुन करके रिवाइज करने हैं आपको, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा जितना भी मेरे पास नॉलेज है। वैसे हिस्ट्री मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़े हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, ये है व्हाट वर द क्रॉप्स रेज्ड बाय द हड़प्पन्स। मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको एक और भी नाम से जानते हैं, कौन से नाम से जानते हैं उसको, तो उसको जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से। तो उसके द्वारा कौन कौन से फसल उगाए जाते थे इसके बारे में बोला है। यहाँ पर है कॉटन, वीट, बार्ली और पीज। तो क्या ये चारों उगाया जाता था? बिल्कुल, चारों को ही वहाँ पर उगाए जाते थे ये चारों फसल। अब हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो मुख्य पॉइंट है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि वीट और जो बार्ली है, वीट मतलब गेहूं और जौ, ये जो दोनों हैं ये बहुत ही लार्ज स्केल पे वहाँ पर उगाया जाता था। तो नया क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में लार्ज स्केल में निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा उगाए जाते थे, कौन से क्रॉप्स? तो उसका आंसर होगा वीट और बार्ली, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि कौन कौन से और भी क्रॉप्स उगाए जाते थे। तो ज़रा ध्यान से समझना, पल्सेस हो गए, पल्सेस जितने भी तरह के आपके दाल होते हैं, दलहन, उसको उगाए जाते थे। सीरियल्स हो गए आपके, कॉटन हो गया आपका, कॉटन को भी उगाया जाता था। और डेट्स हो गए आपके, मतलब खजूर, और आपका पीस मतलब मटर, ये इसको भी उगाया जाता था। मेलन्स को भी उगाए जाते थे, जैसे आपका हो गया वाटरमेलन्स, मस्क मेलन, ये सब भी उगाए जाते थे। मस्टर्ड हो गया आपका, मस्टर्ड मतलब आपका सरसों, तो सरसों भी उगाया जाता था। अब यहाँ पर क्रॉप से रिलेटेड एक और भी पॉइंट आपको नोट करना है। वो पॉइंट क्या है कि वहाँ पर कोई भी ये नहीं मिला है, कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं मिला है किस चीज़ का, राइस का। राइस उगाने की कोई भी क्लियर एविडेंसेस नहीं मिले हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि रंगपुर और लोथल का नाम आप लोग सुने होंगे, अगर पहले पढ़ चुके हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन को तो रंगपुर और लोथल का नाम सुने होंगे। ये दोनों जगहों में मिला है थोड़ा सा राइस के ग्रेन्स मिले हैं, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का ही होगा। हो सकता है ये बाद के मतलब लेटर पीरियड का भी हो सकता है ये। तो राइस के लिए बस आपको ये पॉइंट ख्याल रखना है कि कोई भी क्लियर एविडेंस इसका नहीं मिला है, क्योंकि कई बार होता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन जो बनते हैं यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में, उसमें पूछ सकता है एक लाइन में कि क्या ये ट्रू है या नहीं। तो उसमें दे सकता है कि कोई क्लियर एविडेंस राइस का नहीं है, लेकिन रंगपुर और लोथल में मिला है, जो हो सकता है कि लेटर पीरियड का भी वो राइस के ग्रेन्स जो मिले वो हो सकते हैं। तो इतने थे क्रॉप से रिलेटेड। अब जरा देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हड़प्पन पीपल इज इनकरेक्ट। यहाँ पर इनकरेक्ट है, ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट दिया द हड़प्पन्स वर फेलस वर्शिपर्स। क्या इसका मीनिंग क्या होता है इसका? तो देखिए लिंग की पूजा करना, जैसे शिवलिंग है तो उसी तरीके से लिंग की पूजा होती थी। अभी भी कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे शुभ संकेत माना जाता है और बिल्कुल बड़े से मूर्ति बनाए जाते हैं, जो मेल के जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन जिसको कहते हैं, फेलस लिंग जिसको कहते हैं, तो उसको भी शुभ संकेत माना जाता है। तो जी हाँ, हड़प्पा सिविलाइजेशन में पूजा किया जाता था, किसका? फेलस वर्शिपर्स थे वहाँ पर। सेकेंड आपका दे वर्शिप्ड गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स। जी ये भी सही है, क्योंकि बहुत सारे मूर्ति भी मिले हैं उकारे हुए पत्थरों पे या फिर सिक्के तो नहीं लेकिन पत्थरों पे मिला है ऐसा। थर्ड नंबर क्या है आपका? दे प्लेस्ड देयर गॉड्स इन टेम्पल्स। नहीं, टेम्पल्स का कोई भी एविडेंस वहाँ पर नहीं मिला, इसलिए इसका आंसर सी होगा। डी में क्या है? दे लुक्ड अपॉन द अर्थ एज ए फर्टिलिटी गॉडेस। जी हाँ, ये वहाँ पर मिला है मतलब मदर अर्थ को वहाँ पर पूजा जाता था। यहाँ पर जो सी में क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ है दे प्लेस्ड देयर गॉड्स इन टेम्पल। जी नहीं, इसलिए ये गलत है क्योंकि वहाँ पर कोई भी टेम्पल का एविडेंस नहीं मिला था। अब देखेंगे कि कौन कौन से चीज़ नहीं मिले थे। अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको, जितने भी आज तक मैं प्रैक्टिस किया हूँ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को, एंशिएंट हिस्ट्री के खास करके, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितना भी ऑप्शन मिला है सबको मैं इंक्लूड किया हूँ कि कौन कौन से चीज़ से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे कि वहाँ पर कोई भी तरीके का सिल्क नहीं पाया गया। आप जैसे क्या होता है कि कॉटन वहाँ पर उगाए जाते थे,
ये तो ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में दे दे कि क्या वहाँ पर सिल्क पाया जाता था, तो बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज करने के लिए कॉटन से सिल्क को ताकि क्या करते हैं बंदे रिलेट कर लेते हैं दिमाग में कि कॉटन हो सकता है तो सिल्क भी होगा। तो सिल्क का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। नो लायन, कोई भी लायन वहाँ पर, लायन का एविडेंस नहीं है। ये इसलिए कन्फ्यूजिंग है क्योंकि टाइगर वहाँ पर मिला, टाइगर का एविडेंस मिला है, तो लोग सोचेंगे कि लायन भी होंगे, लेकिन लायन वहाँ पर नहीं मिला। जिराफ भी नहीं मिला। आयरन, जो लोहा कहते हैं, लोहा भी नहीं मिला। टेम्पल, नो टेम्पल, वहाँ पर टेम्पल का भी कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए सी वाला भी आपको क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर एक और भी क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया मेरे ख्याल से स्टेटमेंट में, कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्क नहीं मिला है। कंस्ट्रक्शन से बहुत अच्छा से जाना जाता है हड़प्पन पीपल को कि बहुत ही अच्छे कंस्ट्रक्शन करते थे, अच्छे से सिटी का कंस्ट्रक्शन करके रह रहे थे। तो वहाँ पूछा जाता है कि क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्क, आर्क कहने का मतलब है कि कोई डोम बनता है, डोम मतलब समझते हो जो गुंबद बनाए जाते हैं गोल ऐसे करके, तो उसका जो फ्रंट व्यू होता है ऐसा आर्क वाला, दरवाजे पे मान लिया जाए ये है आपका डोर, ये आपका डोर है और इसको सजाया गया है इस तरीके से आर्क के कंस्ट्रक्शन का, तो इस तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन वहाँ पर नहीं मिला है, तो इसको आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है इससे रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो देखो एक पॉइंट और भी आपको याद रखने हैं, क्या कि वे लोग एम्यूलेट्स को पहनते थे। एम्यूलेट्स का क्या अर्थ है, एम्यूलेट्स का क्या अर्थ है, तो जो भी ताबीज़ पहनते हैं ना लोग, भूत वगैरह से बचने के लिए, भूत पिशाच किसी के नज़र ना लग जाए, इस तरीके से जो ताबीज़ पहनते हैं, एम्यूलेट्स कहते हैं उसको। तो इसका भी कोई एविडेंस वहाँ पर मतलब इसका एविडेंस मिलता है कि वहाँ के लोग क्या करते थे, एम्यूलेट्स पहनते थे, मतलब ये ताबीज़ पहनते थे। और दूसरा चीज़ क्या इससे पता चलता है कि ताबीज़ पहनते थे इसलिए देवर सुपरस्टिशस, मतलब वे लोग अंधविश्वासी भी थे। तो ये पॉइंट को याद रखना कि वहाँ के लोग अंधविश्वासी थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ताबीज़ पहनने का भी एविडेंस मिला है। थर्ड क्वेश्चन देख लो, थर्ड है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइड द सुप्रीम पोजीशन इन द लेटर वैदिक पैंथियन। पैंथियन का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है गॉड्स, देवता लोग जिसको कहते हैं। तो ज़रा देखो यहाँ पे पूछा है कि सबसे सुप्रीम पोजीशन किस गॉड का था इन चारों में से। कब की बात कह रहा है, लेटर वैदिक पीरियड, मतलब यहाँ पर क्या है, दो पीरियड थे, एक था उसको क्या कहते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं, एक होता है अर्ली वैदिक पीरियड, एक होता है लेटर वैदिक पीरियड। तो दो तरह के पीरियड हम लोग देखे थे, किसमें ऋग वैदिक काल जिसको कहते हैं, तो इसमें दो पीरियड देखे थे। तो इसमें पूछा है लेटर के बारे में, मतलब उत्तर वैदिक काल जिसको कहते हैं, बाद वाले काल को। तो इसमें पूछा है कि कौन से भगवान का पोजीशन सबसे ज़्यादा था, तो लोग इंद्र भगवान को देखते ही यहाँ पर टिक लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा प्रजापति। क्यों, ये मैं समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देख लो, अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जब बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से भगवान मुख्य थे, इसके बारे में ज़रा बताना चाहता हूँ। सबसे अर्ली की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा लेटर के बारे में, तो अर्ली में सबसे टॉप भगवान जो थे वो थे इंद्र, भगवान इंद्र। इनका दूसरा नाम भी था पुरंदर, ध्यान से समझना, पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स मतलब फोर्ट्स को, किले को तोड़ने वाले। क्योंकि जब गर्जन होता है आसमान में तो क्या होता है, लगता है ऐसा कि कोई फोर्ट्स किले वगैरह को भी तोड़ दे। इसका देखो, इंद्र भगवान को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी, मतलब दुश्मनों के दुश्मनों का कह सकते हो, दुश्मनों का दुश्मन कह सकते हो। और इंद्र को जाना जाता है रेन गॉड के नाम से, बारिश के भगवान के नाम से। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना। ये तो फर्स्ट गॉड थे, सबसे जो फर्स्ट पोजीशन था अर्ली वैदिक पीरियड में, तो वो इंद्र भगवान का जाता है फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन में थे आपके अग्नि, अग्नि देवता को सेकंड पोजीशन मिला है। इनके बारे में एक चीज़ और पूछा जाता है कि कौन निम्नलिखित में से कौन प्रिस्ट ऑफ गॉड है, मतलब देवताओं के पुजारी हैं, तो अग्नि को माना जाता है। दूसरा इसका अग्नि के बारे में जो विशेषता है ये है कि इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड एंड मैन, मतलब भगवान और देवताओं के बीच का जो कह सकते हो, वो दोनों के बीच का जो एक कह सकते हो पुल बनाना है ना, मतलब दोनों को जोड़ने वाला
देवता कौन है इंसानों और देवताओं के बीच? तो अग्नि को ही माना जाता है। तो सेकंड पोजीशन देख लिए अग्नि, फर्स्ट पोजीशन इंद्र। थर्ड पोजीशन आता है वरुण का, वरुणा। तो वरुण का आता है, वरुण किस चीज़ के गॉड थे? अग्नि मतलब समझ गए आप लोग कि ये गॉड ऑफ फायर कह सकते हो। वरुण जो थे वो गॉड ऑफ वाटर थे और इंद्र थे रेन गॉड मतलब बारिश के भगवान। तो कंफ्यूज नहीं करना है। वरुण थे गॉड ऑफ वाटर और फिर क्लाउड्स भी थे, ओशंस भी थे मतलब समंदर, और क्लाउड मतलब बादल के भी गॉड कौन माने जाते थे? वरुण। लेकिन बारिश करने की जिम्मेवारी थी भगवान इंद्र के ऊपर, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। रिवर का भी अगर गॉड पूछ ले तो वरुण मारना, ना कि इंद्र भगवान। समझ गए? इतना कंफ्यूजन क्रिएट अब नहीं होना चाहिए। फोर्थ नंबर का जो पोजीशन था अर्ली में ही है अभी तक, फोर्थ पोजीशन माना जाता था लॉर्ड सोमा को, सोम देवता जिसको कहते हैं। इनका नाम पड़ा है शराब के ऊपर, मतलब बोल सकते हो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक जितने होते हैं शराब, उसके नाम पर इनका नाम दिया गया सोम देवता। तो ये किस चीज़ के देवता थे? सोम। तो सोम से आपको पता होना चाहिए कि देखिए सोम जो थे वो गॉड ऑफ प्लांट्स थे, गॉड ऑफ प्लांट्स। तो 4 तरह के अब गॉड देख लिए कौन कौन थे अर्ली वैदिक पीरियड में। तो इंद्र थे फर्स्ट पोजीशन पे, जिनको पुरंदर भी कहा जाता है, ये रेन गॉड थे। सेकंड थे अग्नि, जिसको प्रिस्ट ऑफ गॉड भी कहा जाता है, और गॉड और मैन के बीच जो सामंजस्य स्थापित करने वाले थे वो कौन थे? अग्नि को ही माना जाता है। थर्ड नंबर पे थे वरुण, जिसको गॉड ऑफ वाटर, रिवर, क्लाउड्स, ओशंस ये माने जाते थे। फोर्थ पोजीशन पे थे सोम, गॉड ऑफ प्लांट्स। शराब के नाम पे उनका नाम बना था। सोम का मतलब ही होता है शराब। अब हम लोग देखेंगे अर्ली वैदिक का, तो देख लिए क्वेश्चन था लेटर वैदिक का। तो लेटर वैदिक में ये भगवान इंद्र वगैरह का पोजीशन चला गया, मतलब वे लोग नहीं जाने लगे उस टाइम। तो इस टाइम एक कॉन्सेप्ट आता है त्रिमूर्ति का। जैसे हम लोग अभी करंट में क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, उसी तरीके से त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट आया आपका लेटर वैदिक पीरियड में। और ये त्रिमूर्ति थे कौन कौन? तो फर्स्ट थे प्रजापति, जिसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनको माना जाता था क्रिएटर का मतलब क्या? किसी चीज़ का क्रिएट करना, तो जन्मदाता बोल सकते हो। तो प्रजापति जन्मदाता माने जाते थे। सेकंड पोजीशन था रुद्र का, भगवान रुद्र। तो ये कौन थे? तो गॉड ऑफ एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स को बहुत बड़ा धन माना जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड दोनों में। तो गॉड ऑफ एनिमल्स जो थे वो रुद्र को माना जाता था, सेकंड पोजीशन पे थे ये। और इन्हीं त्रिमूर्ति में से थर्ड पोजीशन आता है आपका विष्णु का। तो ये तीनों के पोजीशन को याद रखना। विष्णु का मतलब क्या? प्रिजर्वर बोल सकते हैं, एंड प्रोटेक्टर मतलब बचाने वाला। तो ये त्रिमूर्ति थे कब? लेटर वैदिक पैंथियंस में थे। तो इसको आप याद रख लेना। एक और गॉड आते हैं आपके कब? ये गॉड आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। उसका नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछ सकता है आपसे। उनका नाम था पुषान। ये गॉड किस चीज़ के गॉड थे? तो ये थे गॉड ऑफ शूद्र। वर्ण भी होता था 4 तरह के वर्ण, जिसको क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य जो बोलते हैं। तो शूद्र का काम था क्या? उन लोग का काम था कि कैटल की देखभाल करना, मतलब गाय बैल के देखभाल करना जानवरों का। तो इस गॉड को भी उन लोग इसलिए पूजते थे। तो पुषान जो माने जाते थे वो माने जाते थे किसके? माने जाते थे गॉड ऑफ शूद्र। और इनका जो काम था, इनको माना जाता था कि ये क्या करते हैं? रखवाली करते हैं किसका? कैटल लोगों का। तो पुषान नाम के गॉड को आप लोग याद रखना। शूद्र, गॉड ऑफ शूद्र भी बोलते हैं इनको, और कैटल भी, कैटल के देखभाल करने वाले देवता को भी पुषान कहा जाता था। तो इतने सारे थे आपके देवता से रिलेटेड अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में। फोर्थ नंबर देख लो क्वेश्चन क्या है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पॉटरी वाज मेड मोस्ट पॉपुलर विथ द लेटर वैदिक पीपल। अर्ली वैदिक पीपल में वैसा कोई पॉटरी मेकिंग का कोई नहीं था। पॉटरी मेकिंग का मतलब मिट्टी से बनाए जाने वाले बर्तन के बारे में उतना जिक्र नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस लेटर वैदिक पीरियड में आपको कुछ ख्याल रखने हैं। वो क्या था? तो देखिए 4 तरह के पॉटरी यहाँ पर बनाए जाते थे। तो ध्यान देना, कब? लेटर वैदिक पीरियड में। वो कौन कौन सा था मैं यहाँ पर लिख करके समझा देता हूँ। एक था ब्लैक एंड रेड वेयर, लिख लेना नोट में अगर लिख पाओ तो, नहीं तो सुन के भी काम चल सकता है। फिर था सेकेंड नंबर में ब्लैक
स्लीप्ड, ब्लैक स्लीप्ड, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। वेयर, थर्ड नंबर में था आपका पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर मतलब बर्तनों के ऊपर जो पेंट किया जाता था ना, कभी ब्लैक एंड रेड करके एक डिज़ाइन दे करके, उसके बारे में ये चर्चा कर रहा है। ग्रे, ग्रे में RE होगा, ग्रे वेयर। फिर फोर्थ नंबर का जो बर्तन बनाया जाता था वो रेड वेयर था। तो इसमें पूछा है कि इन चारों में से सबसे मोस्ट पॉपुलर था वो कौन सा था, तो ये था फोर्थ नंबर वाला रेड वेयर। तो इसको आप याद रखना। अब जरा देख लो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ नंबर का है विच अमंग द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी इज करेक्ट रिगार्डिंग फोर संवत। देखिए संवत का क्या मतलब होता है, आप लोग हिंदी का कैलेंडर देखे होंगे तो उसमें लिखा रहता है विक्रम संवत, शक संवत। तो अभी 2020 चल रहा है, वो किससे संबंधित है ये चार तरह के कैलेंडर में। तो ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। तो कई जगह आप देखोगे कि इससे मतलब अभी 2020 है तो शक संवत में देखोगे 2042 लिखा हुआ है। फिर आप देख सकते हो इससे 2020 से भी कम चल रहा होगा, 1900 कुछ चल रहा होगा, मान लो 90 चल रहा होगा, ऐसे करके तो विक्रम संवत में। तो इस तरीके का कन्फ्यूजन होता है, कैसे होता है, कहाँ से आया है ये सब कैलेंडर, इसके बारे में ज़रा देखेंगे। तो ज़रा देखो क्या होता था कि भारत में जैसे जैसे अलग अलग तरीके के राजा हुए तो क्या करते थे, किसी चीज़ के खुशी में वो क्या करते थे, नया कैलेंडर जारी करते थे कि इस दिन से ही अब क्या होगा, दिन साल महीने गिने जाएंगे। तो इस तरीके से आपका कैलेंडर आता है पूरे हिस्ट्री में। तो इसके बारे में हम लोग ज़रा ध्यान से समझेंगे कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है। और ये जो चार तरह के यहाँ पर ऑप्शन में मिले हैं आपको कैलेंडर, इसके बारे में ज़रा हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ज़रा ध्यान से समझना। संवत के बारे में आपको नोट्स में मिल जाएगा, PDF के नोट्स में। मैं कोशिश करूँगा कि कोई टाइप करने वाला बंदा मिल जाए, वरना वैसे भी सुन के काम चला सकते हो। देखो हम लोग देखेंगे यहाँ 5 तरह के संवत को, आप ट्रिक करके भी याद रख सकते हो, जैसे भी याद कर लो सीक्वेंस में कि कौन पहले स्टार्ट हुआ कौन नहीं। तो देखो पहला नाम आता है विक्रम संवत के बारे में। और देखो ये SSC CGL का पूछा गया क्वेश्चन है और इसका जो ऑप्शन है वो गलत था, तो ऑप्शन गलत है, मैं यहाँ पर करेक्ट करके आंसर बताया हूँ। तो विक्रम संवत था, मतलब कैलेंडर। संवत ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा, संवत। सेकंड आता है ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में, ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में। थर्ड जो आता है आपका शक संवत, ऐसे करके आपको लिखा हुआ मिलेगा, शक संवत। फोर्थ नंबर जो आता है वो गुप्त संवत जिसको कहते हैं। और फोर्थ नंबर आता है, फिफ्थ नंबर आता है आपका क्या, हिजरी संवत, हिजरी संवत। तो ज़रा देखो इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके मैं डिटेल बता देता हूँ ताकि आप याद रख सको। तो सबसे पहली बात आपको विक्रम संवत को याद रखना है कि कब से स्टार्ट हुआ, तो 57 BC से स्टार्ट हुआ है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म लेने के पहले। और ये ग्रिगोरियन कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ है, तो इसको माना जाता है 111 से स्टार्ट हुआ है, AD से। AD यहीं से स्टार्ट होता है, माना जाता है आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, ऐसे कुछ करके माना जाता है। एनो डोमिनी इसका फुल फॉर्म होता है वैसे। तो ग्रिगोरियन स्टार्ट होता है यहाँ से, विक्रम संवत 57 BC से, मतलब इससे भी पहले। थर्ड आता है शक संवत, तो शक संवत आपका स्टार्ट होता है 78 AD से, ये याद रख लेना। गुप्ता संवत जो है वो 320 AD से स्टार्ट होता है। और हिजरी संवत जो है ये स्टार्ट होता है 622 AD से, इसको याद रख लेना। अब जरा देखो ये जो हिजरी संवत है इसको माना जाता है इस्लामिक ईयर का बिगिनिंग, मतलब यहीं से इस्लामिक ईयर स्टार्ट हो जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये अब आपके जो यहाँ पर ये दिया हुआ है क्रोनोलॉजी सजाने के लिए, ईयर अगर आपको याद है आप आसानी से कर पाओगे। तो ईयर याद रख लेना कि कब कौन सा स्टार्ट हुआ है, पूछा जाता है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। अब जरा देखो हिजरी संवत के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। ये इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि उस वक्त पे 622 AD में ही क्या हुआ था, मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे वो मक्का से मदीना शिफ्ट हुए थे। तो जो घटना है मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना शिफ्ट होने का जो घटना है, उस घटना को हिजरा कहा जाता है। ध्यान से समझना, हिजरा, उनको हिजरा कहा जाता है। और इसी घटना के नाम पर जो कैलेंडर जारी किया गया, मतलब बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक ईयर किया गया, वो हिजरी नाम से स्टार्ट किया गया। तो ये इस्लामिक से रिलेटेड है। अब एक एक करके और देख लेते हैं क्या है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में ज़रा देख लो।
ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो सबसे पहले देखेंगे, एक पोप था, ग्रिगोरियन जैसा ही नाम था उनका कुछ, तो जो पोप था उस पोप के नाम से ही हुआ था। पोप का क्या मतलब होता है, जो फादर हुआ करते हैं उनका नाम था, देखो याद आ गया तो मैं बता देता हूँ। पोप, यहाँ ध्यान से देखना, दिख जाएगा आपको, पोप ग्रिगोरी ऐसे करके नाम था, पोप ग्रिगोरी नाम था, और इनका पोजीशन था 13, ये भी याद रख लेना। मतलब नंबर वाइज जैसे पोप बनते थे ना, तो सबका नाम सेम होता था, बस नंबर चेंज हो जाता था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये 13 नंबर के थे। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि इस कैलेंडर को, ग्रिगोरियन कैलेंडर को, और माना कि एक 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 से हम लोग क्या करेंगे, कैलेंडर को स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये इस कैलेंडर को लाए कब, तो इसका ईयर भी याद रखना, 1582 में, 1582 में ग्रिगोरियन कैलेंडर को क्या किया गया, लाया गया। भले ही पूरा इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं, अलग अलग कंट्री वाले अलग अलग ईयर में इसको एक्सेप्ट किए हैं। जैसे इंडिया के बारे में पूछ सकता है कि इंडिया में ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो कब इसको अडॉप्ट किया, तो इसको याद रख लेना, 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957, मतलब 10 साल के बाद, इंडिया के इंडिपेंडेंस के 10 साल के बाद, याद रखना 22 मार्च 1957 को ग्रिगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट किया गया इंडिया के द्वारा। अब दूसरी बात क्या है, देख लो, ईयर आप लोग देख लिए होंगे। इस ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो क्या है, ये जो आप लोग देखते हो ना, संडे मंडे ट्यूसडे ये वाला, और तारीख जो देखते हो 1 तारीख 2 तारीख जो भी अभी है, और इसी तरीके से जो 2020 1957 इस तरीके की चीज़ जो देखते हो, ये वाला कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसके बारे में देख लिए जितना भी जानना था। अब जरा चलते हैं शक संवत के बारे में। शक संवत के बारे में क्या क्या इसमें जानेंगे। तो इसको कौन लाया था, तो इसको लाया था कुषाण का किंग। कुषाण के किंग के बारे में हम लोग काफ़ी पढ़े हैं हिस्ट्री में। कुषाण का जो किंग था, कनिष्क जिसका नाम था, तो यही जो राजा थे, किंग थे, इन्होंने ही क्या किया था, शक संवत को स्टार्ट किया था। इन्होंने ही क्या किया, स्टार्ट किया था शक संवत को। और कब किया था ये तो मैं बता दिया, 78 AD में, 78 AD में स्टार्ट किया था, ये भी बता दिया। अब जरा देख लो इसमें कौन कौन सा चीज़ आता है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो शक संवत में क्या आता है, ये शक संवत में जैसे हम लोग हिंदी में महीना पढ़ते हैं, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगन पुष माघ जो भी पढ़ते हैं फागुन तक, तो ये शक संवत जो है इसी को बोलते हैं, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ को। तो ये आप लोग जानेंगे कि शक संवत में कौन सा महीना आता है, कौन सा। तो कई बार क्या होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर से आपको चेंज करना हो शक संवत में। मान लो अभी 2020 है, तो 2020 से कन्वर्ट करना हो कि शक संवत में कौन सा ईयर चल रहा होगा, तो कभी कभी आपको 2 ईयर मिलेगा शक संवत में। क्यों, ऐसा क्यों होता है कि मान लो मार्च का महीना है, तो इसमें चैत्र भी आ गया, और चैत्र और फागुन दोनों पड़ जाते हैं, तो इस तरीके से 1 ईयर बढ़ जाता है। तो 2 ईयर आपको शक में दिखाई देगा। लेकिन एग्जैक्ट कैसे कैलकुलेट करने हैं उतना डिटेल आपसे नहीं पूछता है, बस रफली पूछ लिया जाता है कि कौन सा हो सकता है इसका ईयर। तो मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए भी अभी बताऊंगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस में खास करके पूछे जाते हैं और देखा गया है कई क्वेश्चंस। और शक संवत के बारे में और क्या जानकारी इसके बारे में दे सकता हूँ। देखो शक संवत के बारे में तो पहला बता दिया, कुषाण किंग कनिष्क ने दिया था। और शक संवत को ही अगर एक क्वेश्चन में पूछ ले आपसे कि इंडियन नेशनल कैलेंडर जो है वो कौन सा है, तो शक संवत को ही, मतलब शक कैलेंडर को ही, शक संवत को ही क्या माना जाता है, इंडियन नेशनल कैलेंडर। इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से ख्याल रखना। अब जरा बात करते हैं गुप्ता संवत के बारे में। तो गुप्ता संवत को कौन स्टार्ट किया था, ये बताओ। तो गुप्ता संवत को स्टार्ट किया था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ये वो वाले चंद्रगुप्त नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य वाले, मौर्य वंशज के नहीं है ये। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसको रियल फाउंडर माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी के। गुप्ता डायनेस्टी के ये रियल फाउंडर माने जाते हैं। लेकिन फर्स्ट रूलर जो होता है वो कौन होता है, तो श्रीगुप्त होते हैं। श्रीगुप्त को माना जाता है क्या, फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। लेकिन रियल फाउंडर माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। तो इन्होंने ही लाया था गुप्ता कैलेंडर को, जिसको गुप्त संवत भी बोलते हैं। अब हिजरी संवत की बात कर लेते हैं। हिजरी की तो बात कर ही लिए, अब कौन सा बच गया आपका, विक्रम हो गया। विक्रम, अच्छा विक्रम संवत के बारे में जरा देख लो, यहाँ पर नहीं दिया ऑप्शन में। तो विक्रम संवत जो बताया इसका स्टार्टिंग ये कब हुआ था, तो ये 57 BC में हुआ था।
अब इसको लाया कौन था? तो विक्रमादित्य जो थे वो अपने नाम पे लाए थे। क्यों लाए थे? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, विक्रमादित्य क्या करते हैं, शक लोगों को, शक एक साम्राज्य हुआ करता है आपका, मतलब बाहर से लोग बसे होते हैं इंडिया में, तो इनको वो हरा देते हैं। कौन से एरिया में? उज्जैन के एरिया में। तो उज्जैन से शक लोगों को हरा देते हैं। तो हराने के खुशी में ही वो लोग जारी करते हैं विक्रम संवत को, विक्रम कैलेंडर को। और इसका दूसरा नाम भी है, शक संवत का दूसरा नाम भी है उज्जैनी कैलेंडर भी बोलते हैं, क्योंकि ये उज्जैन से रिलेटेड है। उज्जैन में हराया गया था विक्रमादित्य के द्वारा, किनको? शक लोगों को। तो ये भी आप लोग देख लिए। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। अब जरा बात कर लेते हैं कैलकुलेशन के बारे में, कैसे करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से समझना है इसको। पूछा जाता है कि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, मुझे आप लोग रिमाइंड करवाना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस के लिए खास करके। इसमें कि ग्रिगोरियन कैलेंडर से हम लोग क्या करेंगे, शक संवत में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली बात बता दो, ग्रिगोरियन कैलेंडर का स्टार्टिंग कब हुआ? तो 1 AD में। ठीक है, कोई बात नहीं। शक का कब स्टार्ट हुआ? तो शक स्टार्ट हुआ आपका 78 AD में, ये भी जान गए। अब आज 2020 है, आज 2020 है, और आपको पूछ लिया जाए कि 2020 कौन कैलेंडर के हिसाब से? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इसको कन्वर्ट करना है शक में। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो, मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि ये हो आप 2020 में जन्म लिए, सबसे पहले कौन आया, ग्रिगोरियन या फिर शक? तो ग्रिगोरियन आया, जाहिर सी बात है। तो इनको मान लो कि ये आपके हैं दादाजी, और शक को मान लो कि ये हैं आपके फादर। सीक्वेंस में देख रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि ये आपसे सबसे बड़ा कौन है? तो जाहिर सी बात है ग्रिगोरियन कैलेंडर, मतलब आपके दादाजी, आपके फादर से भी बड़े हैं। अब ये पूछना चाह रहा है क्या कि आपके दादाजी, ये देख रहे हो, अब आपसे पूछना चाह रहा है कि आप अपने दादाजी से कितने छोटे हो, ये बता दो। यही तो पूछना चाह रहा है, आप अपने दादाजी से कितने, आपके दादाजी कितने बड़े हैं, या फिर आप अपने दादाजी से कितने छोटे हो। तो 2020 साल आप उनसे छोटे हो। अब पूछ देगा कि आप बता दो 2020 ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है, लेकिन आपके फादर जिनका जन्म 78 AD में हुआ है, उनका जन्म, मतलब आप उनसे कितने छोटे हो, ये क्वेश्चन पूछने का इसका मकसद है। तो क्या करोगे आप 2020 में क्या करोगे? घटाओगे 78 को या फिर बढ़ाओगे? अगर मान लिया जाए बढ़ा दोगे तो 2020 से भी आप क्या हो जाओगे, 2020 से भी आपका एज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अगर 78 इसमें जोड़ देते हो तो कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब 2020 से भी बड़े हो। इसका मतलब क्या है कि आप अपने फादर से बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, मतलब जितना दादाजी से होना चाहिए उससे तो कम ही छोटे हो गए ना, लेकिन ये तो बढ़ रहा है। इसी तरह से पता चलता है क्या कि नहीं, आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। इस चीज़ को ध्यान से समझना। तो 78 ईयर को यहाँ पर घटाया जाता है। 78 ईयर को अगर घटा देते हो तो आपका आता है कितना, ये आता है आपका 1942। तो कह सकते हो कि अभी जो 2020 का वक्त है वो 1942 का क्या चल रहा है, शक संवत कैलेंडर के हिसाब से, शक कैलेंडर के हिसाब से अभी 1942 चल रहा है, ना कि 2020 चल रहा है। समझ रहे होगे आप। और मान लिया जाए कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया जाए कि शक संवत को कन्वर्ट करो ग्रिगोरियन में, तो क्या करोगे, 78 को प्लस कर दोगे। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, ग्रिगोरियन से शक को एग्जाम में आप खुद ही कर लोगे वैसा। अगर सिर्फ एक याद रखते हो कि ग्रिगोरियन से शक में कन्वर्ट करना है तो आपको माइनस करना है, उल्टा तो आपको आधी रह जाएगा, कि उल्टा करना होगा तो प्लस कर देंगे। इसलिए अभी एक ही याद रखो। दूसरा चीज़ क्या है, ज़रा देखो, दूसरा एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर से आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है कि विक्रम संवत में कन्वर्ट करो। क्या करोगे, ये 1 AD में आया, जी बिल्कुल आया। विक्रम संवत कितने में आया, तो ये आया है आपका 57 BC में आया है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूछा जाता है 2020 के बारे में, मान लो कि 2020 के बारे में पूछ रहा है कि अभी कौन सा विक्रम संवत होगा। तो ये तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2020। तो अब दादा किसको मानोगे, पहले कौन आया, इन तीनों में से पहले कौन आया, तो ये आया है, क्योंकि ये तो 1 AD से भी पहले है 57 साल। तो ये इसको मान लो कि ये आपके दादा हैं, ये आपके फादर हो गए, और ये आप हो। तो आप अपने फादर से कितने छोटे हो, 2020 साल। लेकिन ये पूछ रहा है कि नहीं, आप बताओ कि अपने दादाजी से कितने छोटे हो। तो क्या करोगे, दादाजी से तो और भी छोटे होगे ना, जाहिर सी बात है कि अपने फादर से आप जितने छोटे हो, दादाजी से तो और भी
छोटे हो गए तो क्या करना पड़ेगा, 57 ईयर को ऐड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर से अगर विक्रम में कन्वर्ट करना हो तो 57 साल को जोड़ा जाता है। अगर 57 साल जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 2077। जी बिल्कुल 67। 2020 से आप इसको जोड़ोगे 57 तो कितना होगा, नहीं 77 नहीं होगा, ज़रा देख लो फिर से कितना होना चाहिए, 7 हो गया यहाँ पर, 5 2 7, हाँ 2077। जी हाँ 2077 साल अभी चल रहा है। कब, कौन से संवत के हिसाब से, विक्रम संवत के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से आप सारे कॉन्सेप्ट को सीख ही गए हो। एक और बच जाता है विक्रम संवत के बारे में। विक्रम संवत को ये जो माना जाता है ऑफिशियल कैलेंडर किसका माना जाता है, नेपाल का। एक चीज़ को याद रखना, विक्रम संवत को ही माना जाता है ऑफिशियल कैलेंडर किसका, नेपाल का। जैसे ऑफिशियल कैलेंडर कौन है, इंडिया का, तो इंडियन नेशनल कैलेंडर जिसको बोलते हैं, तो शक संवत को माना जाता है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसमें डिस्कस कर दिए। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर अगर कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब जरा देख लो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 6 नंबर है, विच एरिया ऑफ इंडिया वॉज नोन एज अवंतिका इन एंशिएंट टाइम्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके राय होना चाहिए कि यार ये कौन से टॉपिक से पूछ दिया है। तो देख लो, अवंती बोलो या फिर अवंतिका बोलो, अवंती सिर्फ बोलो या फिर अवंतिका बोलो, ये सेम ही है। तो एंशिएंट टाइम में अवंतिका किस एरिया को माना जाता है, तो 4 एरिया का नाम दिया था, उसमें मालवा होता है। मालवा कहाँ है, तो एमपी में है आपका, ठीक। एमपी के कुछ एरिया को, प्लेट्यू को माना जाता है मालवा। और एक आप लोग टाइटल सुने होंगे मालवीय, जैसे मदन मोहन मालवीय के नाम सुने होंगे, तो ये मालवीय वहीं से अराइज हुआ है, मालवा प्रदेश से। मालवा प्रदेश में जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे तो उनको माना जाता है, ब्राह्मण के एक सब कास्ट है मान लो, तो ये मालवीय वहीं से आया है। अब जरा देख लो ये आया कौन से टॉपिक से, तो आप लोग पढ़े होंगे 16 महाजनपद। महाजनपद जो पढ़े होंगे, महाजनपद मतलब इंडिया में बहुत सारे जनपद हुआ करते थे, उसमें भी महाजनपद हुआ करता था, मतलब बड़े बड़े एरिया हुआ करते थे। तो 16 जो हुआ करता था मेजर महाजनपद हुआ करता था, मेजर एरिया जो था 16 था। तो इसी टॉपिक से आया हुआ है। तो उन जो महाजनपद था वो एंशिएंट टाइम में क्या नाम था और मॉडर्न टाइम में, अभी के टाइम में कौन से एरिया को बोला जाता है। जैसे अभी मैं बताया कि मालवा का क्षेत्र एमपी में है, जो कौन से नाम से जाना जाता था, अवंतिका के नाम से। तो इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बता दूं। अच्छा, अवंती के बारे में अगर नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि इसका जो अवंती था इसका मुख्यालय कहाँ था, मतलब कैपिटल कहाँ था, तो इसका कैपिटल था उज्जैन में। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना। तो इसी तरीके से 16 महाजनपद के दो चीज़ ये इम्पोर्टेंट होता है। महाजनपद का नाम दे देगा, जैसे अभी अवंतिका दे दिया था, उसी तरीके से दे देगा कि मॉडर्न टाइम, जैसे मालवा था इसका मॉडर्न टाइम अभी के टाइम में, तो उनका एंशिएंट नाम और मॉडर्न एरिया और कैपिटल, ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ का मैं बता देता हूँ। जैसे अगर नेक्स्ट टाइम आपको पूछ दे कि एंशिएंट टाइम में बुंदेलखंड एरिया, बुंदेलखंड एरिया मतलब मॉडर्न टाइम में, अभी के टाइम में, जो यूपी में है बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड एरिया को एंशिएंट टाइम में किस नाम से जाना जाता था, तो उनको जाना जाता था चेदी नाम से। चेदी, जो भी हिंदी में जैसे भी पढ़ा जाता होगा मुझे नहीं पता, तो ऐसे ही लिखा जाता है इसको। अब इसका कैपिटल भी पूछ सकता है, तो ये किसका नाम था, अभी के बुंदेलखंड एरिया के नाम। तो इसका पूछ सकता है कि क्या कैपिटल, तो शक्तिमती याद रखना। शक्तिमती भी आपका एक प्लेस का नाम था जो इसका कैपिटल हुआ करता था। फिर कुरु पूछ सकता है, कुरु भी एक जनपद था, तो कुरु को पूछ सकता है कि अभी मॉडर्न टाइम में कौन से एरिया है, तो हरियाणा और दिल्ली वाले एरिया को कुरु कहते हैं। और इसका जो था कैपिटल वो था इंद्रप्रस्थ, जो मॉडर्न दिल्ली है अभी उसको इंद्रप्रस्थ बोला जाता है, तो इसका कैपिटल था। एक चीज़ और पूछ सकता है कि ब्रजमंडल, ब्रजमंडल जैसे अभी मैं बताया बुंदेलखंड, उसी तरीके से ब्रजमंडल है, तो ब्रजमंडल जो है अभी के टाइम में है, तो ब्रजमंडल उस टाइम कौन से महाजनपद में था, तो इसको कह सकते हो सूरसेना, सूरसेन जिसको कहते हैं, सूरसेन। तो सूरसेन एक महाजनपद का नाम था जो ब्रजमंडल एरिया में को कहा जाता था उस टाइम। तो इसका कैपिटल कहाँ था, तो मथुरा, तो मथुरा वाले एरिया में ही है आपका क्या बोल सकते हो इसको, ब्रजमंडल। एक और आता है आपका, तो मथुरा इसका कैपिटल था। एक और आता है जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपका इसको बोलते हैं क्या, पंचाला बोलते हैं शायद उसको, पंचाल जिसको कहते हैं, पंचाल, महाभारत में भी ये फेमस है। तो पंचाला, पंचाल जो भी बोलो,
तो पंचाल एरिया जो था, महाजनपद जो था, वो मॉडर्न एरिया क्या है इसका, तो इसका मॉडर्न एरिया जो है वो है आपका रुहेलखंड, वेस्टर्न यूपी में ये रुहेलखंड। तो रुहेलखंड वेस्टर्न यूपी को ही बोला जाता था पंचाल, और इसका कैपिटल किसको बोला जाता था, तो इसका कैपिटल जबकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसका मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा है, क्योंकि 2-3 इसका कैपिटल रह चुका है, इसलिए इसका कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ ही दो। इसी तरीके से गंधार आता है, 2 पाकिस्तान से रिलेटेड है, गंधार आता है और एक कंबोज आता है। तो गंधार जो था वो वेस्टर्न पार्ट पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, वेस्टर्न पार्ट मतलब पश्चिमी पार्ट को, किसका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, उसको गंधार बोलते हैं, गंधार वाला, गंधार महाजनपद, क्योंकि उस टाइम इंडिया में ही था वो सब। उसका जो गंधार का कैपिटल था वो था तकसीला। जैसे अभी रावलपिंडी जो है, तो रावलपिंडी पाकिस्तान के रावलपिंडी के नज़दीक ही है तकसीला, तकसीला ही उसका क्या हुआ करता था, कैपिटल, किसका, गंधार का। मैं जितना बता रहा हूँ PDF में देने की कोशिश करूँगा पूरा नोट फॉर्मेट में। फिर है आपका कंबोज, कंबोज आता है आपका एक डिस्ट्रिक्ट है हज़ारा, हज़ारा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में अभी करंट में, तो उसी को बोला जाता था कंबोज, कंबोजा लिखा जाता है इंग्लिश में। तो कंबोज भी एक क्या था आपका महाजनपद, जिसका कैपिटल हुआ करता था राजापुर, और फिर हताका, राजापुर और हताका, ऐसे याद रख लेना। तो ये डिस्कस हो गए बहुत सारे इंपॉर्टेंट 16 महाजनपद में से जो भी था। और जो ये जनपद था जितना भी मगध वगैरह पढ़ते हो ये सब वही महाजनपद ही था। इसका डेट भी याद रख लो, 600 BC से 325 BC के दरमियान की बात है ये जनपद। ये जनपद की जो कहानी है इंडिया के 600 BC से 325 BC के बीच, इसी में सब हुए थे आपके मौर्य साम्राज्य वगैरह। देख लो 7 नंबर देख लो क्या है, द सोशल सिस्टम ऑफ हरप्पन्स वॉज, इसमें से कौन था, तो फेयरली इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन का मतलब होता है समानतावाद, समानतावादी जिसको बोल सकते हो, मतलब इक्वालिटी होता था सबके बीच, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिकल, तो हर एक जगह सबको समानता के भाव से देखा जाता था। तो इसका आंसर यही है। स्लेव लेबर बेस्ड नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि किसी को गुलाम बनाकर रखा जाता हो हड़प्पन में। वर्ण बेस्ड ये भी नहीं था, 4 तरह के वर्ण होते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो भी, तो ये भी नहीं था। कास्ट बेस्ड भी वहाँ पर नहीं था, कोई भी बंदा कोई चीज़ का रोज़गार कर सकता था। तो ये फेयरली इगैलिटेरियन कहा जाता है यहाँ के बारे में। अब जरा देख लो 8 नंबर क्वेश्चन है कि द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में, तो 1921 में। किसके द्वारा, R.D. बनर्जी, सॉरी D.R. बनर्जी, नहीं यार R.D. बनर्जी नहीं, दोनों अलग अलग थे, ध्यान से समझना। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो डिस्कवर किया गया था 1921 में किया गया था सबसे पहले, तो ये दयाराम साहनी किए थे, D.R. साहनी, D.R. साहनी मतलब दयाराम साहनी किए थे 1921 में। किसका, हड़प्पा सबसे पहला सिटी भी मिला था, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम दे दिया गया। तो हड़प्पा जो प्लेस है उसका डिस्कवर कौन किया, तो खुदाई के दरमियान ये D.R. साहनी मतलब दयाराम साहनी। अब मैं 2-3 और बता देता हूँ, जिसे सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके आते हैं, मोहनजोदारो। तो मोहनजोदड़ो जो है आपका, इसका कौन डिस्कवर किया था, तो इसका क्या था R.D., देख लो उल्टा है थोड़ा सा, R.D. बनर्जी, R.D. बनर्जी कब किया था, 1922 में, 1922 में। ये सब क्या थे, ये सब ऑफिसर थे, ये अंग्रेज़ अधिकारी थे, मतलब अंग्रेज़ के ही अंदर ये लोग बहुत बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे। फिर है लोथल आपका, लोथल गुजरात में। तो लोथल जो है इसका जो किया था वो किया था S.R. राव। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म ये सबको याद किया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, S.R. राव। S.R. राव कब किए थे, तो 1957 में। एक और याद रख लो आप लोग, धोलावीरा के बारे में, धोलावीरा के बारे में। तो ये जो सिटी था इसकी खोज किसने किया था, तो J.P. जोशी, J.P. जोशी ने किया था। कब किया था, तो ये भी 1922 ईस्वी में ही किया था। 1922 में 2 हुआ था, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। लास्ट में यहाँ पर है लोथल, जो S.R. राव ने किया था 1957 में। तो ये सारे ईयर को आप लोग याद रख लेना। अब जरा बात करते हैं 9th नंबर का। यह है लोथल इज ए साइट वेयर डॉक आर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। मतलब लोथल जो है ये तो गुजरात में है, आपके बे ऑफ कैम्बे जिसको बोलते हैं, खंबात की खाड़ी, तो वहीं के प्लेस को बोलते हैं लोथल। तो यहाँ पर डॉक आर्ट मिला था, आपका बंदरगाह मिला था। तो ये कौन से सिविलाइजेशन से है, तो बहुत सारे सिविलाइजेशन का नाम दिया था उसमें। इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही ये रिलेटेड है, इसी के सिटी है। तो चाइनीज सिविलाइजेशन ऐसे करके सब कुछ दिया रहेगा, इजिप्ट सिविलाइजेशन। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका आंसर होना चाहिए था। अब जरा देख लो लोथल की बात आई है, तो लोथल के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लो जितना भी मुझे आता है।
तो लोथल के बारे में एक चीज़ आप लोग याद रख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या मिला था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बीड फैक्ट्री मिला था। बीड फैक्ट्री मतलब जो माला बनाया जाता था किसके, जो भी तुलसी वगैरह के माला जो होते हैं, बीड का मतलब क्या होता है, एक मुनका होता है जिसको कह सकते हो, जो माला पहनते हैं छोटे छोटे दाने होते हैं उसका, तो बीड फैक्ट्री था यहाँ पे। और क्या था आपका, ब्रिक बिल्ट टैंक था, ब्रिक बिल्ट टैंक था। कॉपर के टूल्स भी पाए गए थे, मतलब कॉपर के बने हुए कुछ कुछ औजार मिले थे। और आपका पाया गया था रेड एंड ब्लैक क्ले पॉट्स, रेड एंड ब्लैक क्ले पॉट्स मतलब बर्तन। ईरान से वहाँ पर मिला था कि ईरान से यहाँ पर लोग क्या मंगाते थे, सील मंगाते थे बिजनेस के लिए। सील मतलब पत्थर के बहुत अच्छे अच्छे टुकड़े होते थे, मेटालिक भी होते थे कुछ सेंस में। देखो फिर एक पाया गया यहाँ पर लीनियर स्केल ऑफ ब्रोंज, लीनियर स्केल ऑफ ब्रोंज, स्केल मापने वाला स्केल। कैसे याद रखोगे इन सारी चीज़ों को, 1 2 3 4 5 6, इन 6 चीज़ों को कैसे याद रखोगे। तो देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको याद रखने का, जैसे मैं याद रखा हूँ, इसको ऐसे याद रखना कि लोथल, लोथल को पढ़ो आप लोकल, ठीक, लोकल। अब यहाँ पर एक स्टोरी समझना कि लोकल बीड, लोकल में मतलब मेरे लोकल में एक बीड फैक्ट्री है, बीड फैक्ट्री है या फिर था ऐसे कुछ समझ लो। तो लोकल बीड फैक्ट्री में जिसमें क्या होता था कि ब्रिक बिल्ट टैंक था, उसके ऊपर छत पे ब्रिक बिल्ट टैंक था जहाँ पर कॉपर के टूल्स बनते थे, मतलब उस फैक्ट्री में कॉपर के औजार बनाए जाते थे। और क्या क्या बनाया जाता था, तो रेड एंड ब्लैक क्ले पॉट्स भी वहाँ पर बनाए जाते थे। क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी के रेड एंड ब्लैक पॉट्स भी बनाए जाते थे। और वहाँ पर जो सील मंगाया जाता था वो मंगाया जाता था कहाँ से, ईरान से, यही बताया था। और इस सील को मेजर किया जाता था किससे, लीनियर स्केल से, जो ब्रॉन्ज का बना हुआ करता था। तो ये सारे लोकल फैक्ट्री के बारे में, लोकल बीड फैक्ट्री के बारे में है। लोकल से आपको याद रखना है लोथल, इस तरीके से याद रख सकते हो। अब देख लो आखिरी क्वेश्चन आज का, 10th नंबर क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउस ऑफ। तो ये पक्का ब्रिक का, ये काफ़ी फेमस है। इसके बारे में एक चीज़ और आपको क्या याद रखना है, इनके हाउस के बारे में। तो इनके हाउस के बारे में एक चीज़ और याद रख सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और इम्पोर्टेंट भी है कि मेन गेट जो हुआ करता था एंट्री का, किसी भी हाउस के मेन गेट जो हुआ करता था एंट्री का, वो खुलता था नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। इनके हाउस की एक विशेषता थी, नॉर्थ डायरेक्शन में सबके घर जो थे वो खुलते थे, उनका मेन गेट जो खुलता था वो नॉर्थ डायरेक्शन में खुलता था। कैसे, मान लो कि ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपका डोर है ना, मेन गेट है आपका ये, तो ये जो खुलता था वो नॉर्थ डायरेक्शन में खुलता था। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो इतने सारी बातें सीखे हम लोग, जाने। आप लोग बार बार रिवाइज करके सुन भी सकते हो वीडियो को, ताकि एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप देखते जाओ, सुनते जाओ। और अगर एक बार PDF मिल जाए तो आप लोग बहुत ही आसान होगा। मैं कोशिश करूँगा अपने तरफ से बहुत ज़्यादा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।